साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के संबंध में, और देखिएगा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था समानता का अधिकार, यानी आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आर्टिकल 14, 15 के बारे में अपन बात कर चुके थे। आज की इस क्लास में बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में, और आर्टिकल 16 में 3 यानी आर्टिकल 16 1, 2 और 3 के बारे में अपन बात कर चुके थे। और मैंने कहा था आरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है वर्तमान करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी, तो उसको लेकर अपन बात कर रहे थे। और मैंने आपको आर्टिकल 16(4) में केवल ये बता के छोड़ा था कि आर्टिकल 16(4) में प्रावधान किया गया है कि समाज का वो वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है और उनका सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए राज्य किसकी व्यवस्था करेगा? आरक्षण की व्यवस्था करेगा। तो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है उसका आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16(4) है। और आज अपन 16(4) के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिएगा साथियों, आरक्षण अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं लेकर चर्चा में रहता है। और देखिएगा आर्टिकल 16 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 16(4) में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिनका सरकारी नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, सरकारी नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य किनकी व्यवस्था करेगा? आरक्षण की व्यवस्था करेगा। ये बात लिखी गई है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 16(4) में। तो जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है उसका आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16(4) है। साथियों आर्टिकल 16(4) के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को तो आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में संविधान लागू होने के समय ही दे दिया गया था। यानी मैं बात करूं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को, कौन से वर्ग को? अनुसूचित जाति और कौन सा? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति को तो आरक्षण कब मिल गया था? 1950 में। कब मिल गया था? 1950 में ही आरक्षण मिल गया था। किनको? अनुसूचित जाति और जनजाति को। और इसमें अपन कह सकते हैं कि संविधान सभा के बहुत सारे मेंबर थे जिन्होंने इसका कहा भी था, विरोध भी किया था, लेकिन बाद में जब कहा कि समाज के वो वर्ग जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और जिनका सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यकों का हुकूमत नहीं, लोकतंत्र का मतलब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना है। और भारत में इसी लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है जिसमें अल्पसंख्यक जो हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं जिनका सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए राज्य क्या करेगा? आरक्षण की व्यवस्था करेगा। बाद में बात आई पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में। किसकी बात आई? पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में कि पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण प्रदान किया जाए। ये मांग उस समय से उठ रही थी, लेकिन उस समय संविधान लागू हुआ, उस समय इस प्रकार की बात नहीं की गई थी। इसके बाद बात करें तो 1953 में पिछड़ा वर्ग के लिए, किनके लिए? पिछड़ा वर्ग के लिए 1953 में एक आयोग बनाया गया, कौन सा? काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग। कौन सा आयोग था? काका कालेलकर आयोग। यह काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में हुआ था, लेकिन सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, अर्थात पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिला। इसके बाद में 1977, आप सभी को पता है कि 1977 से पहले 1975 में जो है ये आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लग चुका था। और जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ 1977 में, तो आपातकाल की समाप्ति के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए, देश के नए प्रधानमंत्री बने कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने क्या किया? मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 1979 में, कौन सा वर्ष ध्यान में रखेंगे?
1979 में एक आयोग का गठन किया गया जिसको अपन बोलते हैं बीपी मंडल आयोग। कौन सा आयोग बोलते हैं? बीपी मंडल आयोग। और इसी बीपी मंडल आयोग को मैं कह सकता हूं बिदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। कौन सा आयोग? बिदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। कौन सा आयोग? बिदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। यह भी किनसे संबंधित था? पिछड़ा वर्ग के संबंध में। इन्होंने पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में जब तक अपनी रिपोर्ट दी तब तक मोरारजी की सरकार गिर चुकी थी। कारण आप सभी को पता होगा कि मोरारजी देसाई और चौधरी शरण सिंह की गठबंधन की सरकार थी और कुछ ही समय बाद चौधरी शरण सिंह ने अपना समर्थन वापस लिया। तो जैसे ही समर्थन वापस लिया मोरारजी की सरकार गिर गई। इसके बाद देश के नए प्रधानमंत्री चौधरी शरण सिंह बने, लेकिन उनके पास बहुमत था नहीं, तो उन्होंने भी अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बने। और इंदिरा गांधी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन्होंने इस बिदेश्वरी प्रसाद मंडल जो आयोग था इसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण उस समय नहीं दिया था। इस समय 1990 में, इसके बाद में 1990 में जब देश के प्रधानमंत्री थे कौन? वीपी सिंह। देश के प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह, यानी पूरा नाम मैं बात करूं विश्वनाथ प्रताप सिंह। देश के प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो इसी मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को, यानी पिछड़ा वर्ग को, कौन से वर्ग को? पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 27% आरक्षण दिया गया। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कौन से वर्ष में मिला? कौन से वर्ष में? 1990 में। पिछड़ा वर्ग को जब आरक्षण दिया गया था उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको यहां ध्यान में रखना, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे कौन? वीपी सिंह, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण किसके आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया? बीपी मंडल आयोग। और बीपी मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री कौन थे? सॉरी, मोरारजी देसाई। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1979 की। अब भाई साहब ओबीसी को आरक्षण मिल गया, लेकिन जैसे इसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। मैं बात कर रहा हूं 1991 की। और 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव देश के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा क्या किया गया? 2 प्रावधान किए गए आरक्षण के संदर्भ में। कितने प्रावधान किए गए? 2 प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान तो किया गया कि जो ओबीसी को आरक्षण मिला है, किनको? जो पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला है उसमें किसका ध्यान रखा जाए? पिछड़े वर्ग के आरक्षण में वास्तव में जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनका क्या रखा जाए? ध्यान रखा जाए। पहला प्रावधान। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रावधान क्या किया गया? आर्थिक आधार पर या आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% क्या प्रदान किया गया? आरक्षण। इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो 103वां अमेंडमेंट हुआ है ना, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण दिया गया है, उससे पूर्व, इससे पूर्व जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा 1991 में ऐसा ही प्रावधान किया गया था। अब देखिएगा एक मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में जो अब तक का सबसे बड़ा आरक्षण के संदर्भ में बात था, जिसे अपन बोलते हैं इंदिरा साहनी वाद। कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे भाई? इंदिरा साहनी वाद। कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे? इंदिरा साहनी वाद। इस इंदिरा साहनी वाद को मैं मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं। कौन से वाद के नाम से जानते हैं? मंडलवाद के नाम से जानते हैं। और 16 नवंबर, कौन सी नवंबर? 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और जो किससे संबंधित था? आरक्षण से संबंधित था। आरक्षण से संबंधित इसलिए था क्योंकि इसमें जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था उसे न्यायपालिका में चुनौती दी गई थी। जो आर्थिक आधार पर 10% दिया गया उसे न्यायपालिका में चुनौती दी गई। और साथ ही न्यायपालिका ने आरक्षण के संदर्भ में और भी बहुत सारी बातें कही। वो सारी की सारी कौन सा वाद था? इंदिरा साहनी वाद। देखिए जरा इंदिरा साहनी वाद में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इंदिरा साहनी वाद में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को, कौन से वर्ग को? पिछड़ा वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया है, पिछड़ा वर्ग को
27% क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, वो संवैधानिक है। पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया है वो क्या है, संवैधानिक है। और साथ में कारण भी बताएं संवैधानिक क्यों है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया, शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया। और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन जो है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(4) में उल्लेखित किया गया है। देखिए जरा क्या उल्लेखित किया गया है 16(4) में, ये देखिएगा क्या उल्लेखित किया गया है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के संदर्भ में ये देखिएगा कौन से आधार पर देने की बात कही थी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, कौन से रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनको, और जिनका सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है उनको आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। और ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था, पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था वो भी किसके आधार पर दिया गया था, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। इसीलिए ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया वो संवैधानिक माना सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से वाद में, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, जिसे अपन मंडलवाद के नाम से जानते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा इसी इंदिरा साहनी वाद में दूसरी बात क्या कही सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो 10% आरक्षण दिया गया है, 10% आरक्षण दिया गया है, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो 10% आरक्षण दिया गया है वो असंवैधानिक है। वो क्या है, असंवैधानिक है। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो 10% आरक्षण दिया गया है वो असंवैधानिक है। क्यों है, कारण भी स्पष्ट किया, क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन जैसा शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन जैसे प्रावधान, आर्थिक पिछड़ेपन जैसे प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है, संविधान में उल्लेखित नहीं है। आर्थिक पिछड़ेपन जैसे प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 16(4) में पिछड़ेपन के दो ही आधार दे रखे हैं, एक तो सामाजिक पिछड़ापन और दूसरा कौन सा, शैक्षणिक पिछड़ापन। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, आर्थिक पिछड़ापन। इसीलिए जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो 10% आरक्षण दिया गया है वो क्या है, असंवैधानिक है। ये बात कौन से वाद में कही थी, इंदिरा साहनी वाद में। तीसरी बात क्या कही इंदिरा साहनी वाद ने, वो भी ध्यान में रखनी है। इंदिरा साहनी वाद ने तीसरी बात क्या कही कि आरक्षण की अधिकतम सीमा, आरक्षण की अधिकतम सीमा, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। यह भी बात कौन से वाद में कही थी, इंदिरा साहनी वाद में। इसमें क्या कहा, देखिए जरा, कोई भी सरकारी वैकेंसी निकली और उसमें अगर 100 सीटें हैं तो 50 सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, बाकी 50 सीटें सबके लिए क्या रहेगी, समान रूप से उपयोगी रहेगी। आरक्षण की अधिकतम सीमा तय कर दी गई कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। ये कौन से वाद में की गई, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। लेकिन इसमें एक बात और लिखी गई, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है, आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है।
जैसे तमिलनाडु में बढ़ाया गया था, तो विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों के द्वारा आरक्षण को जो है 50% से अधिक बढ़ाया जा सकता। बाकी सामान्यतः आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होगी, 50% से अधिक नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में कहा। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में कहा था भाई, इंदिरा साहनीवाद। कौन से वाद में कहा था, इंदिरा साहनीवाद। और इंदिरा साहनीवाद का मतलब कौन सा वर्ष है, 1992। अगला देखिए, अगला इंदिरा साहनीवाद ने कहा कि जब आरक्षण का लाभ नियुक्ति के समय मिल रहा है, क्या कहा कि आरक्षण का लाभ जब नियुक्ति के समय मिल रहा है, जब नियुक्ति के समय आरक्षण का लाभ जब नियुक्ति के समय मिल रहा है, आरक्षण का लाभ जब नियुक्ति के समय मिल रहा है, तो पदोन्नति के समय आरक्षण नहीं प्राप्त होगा, आरक्षण नहीं प्राप्त होगा। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जब आरक्षण का लाभ नियुक्ति के समय मिल रहा है, जब भी नौकरी लग रहे हैं उस समय आरक्षण मिल रहा है, तो जब प्रमोशन हो उस समय आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, आरक्षण का दोहरा लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर नियुक्ति के समय आरक्षण मिल रहा है तो पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो हमारे भाई बहन हैं उनको जो है 2 प्रकार के आरक्षण का लाभ था, नौकरी के समय भी था और पदोन्नति के समय भी था। तो एक बार उन वर्ग के लिए झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में जो आरक्षण दिया गया था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। हालांकि बाद में अपन बात करेंगे, आर्टिकल 16(4)(a) के तहत उन्हें पदोन्नति में आरक्षण प्रदान कर दिया गया था, लेकिन सामान्यतः आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आरक्षण का लाभ जब नियुक्ति के समय मिल रहा है तो पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना। कौन से वाद में कही थी, इंदिरा साहनीवाद में। और क्या था इंदिरा साहनीवाद में, अगला देखिए, इंदिरा साहनीवाद में कहा कि पिछड़ा वर्ग को, कौन से वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के समय, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के समय क्रीमी लेयर वर्ग को ध्यान में रखा जाए, क्रीमी लेयर वर्ग का ध्यान रखा जाए, वर्ग का ध्यान रखा जाए। यह भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में कही थी, इंदिरा साहनीवाद। क्रीमी लेयर क्या है इसके बारे में भी जानना आवश्यक, क्योंकि आजकल क्रीमी लेयर से संबंधित भी अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए जरा, इंदिरा साहनीवाद ने 5 मुख्य रूप से बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी। कितनी बातें ध्यान में रखनी है, 5। पहली देखिए जरा, पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया है वो संवैधानिक है। संवैधानिक क्यों है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है, और आर्टिकल 16(4) में पिछड़ेपन के 2 आधार दे रखे हैं, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। दूसरा देखिए, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो 10% आरक्षण दिया गया है वो असंवैधानिक है। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो 10% आरक्षण दिया गया है वो असंवैधानिक है, और असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन जैसे शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं किए गए हैं। आर्थिक पिछड़ेपन जैसे शब्दों का उल्लेख संविधान में नहीं है। अगला देखिए, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आरक्षण जो है बढ़ाया जा सकता है। जैसे तमिलनाडु में 69% किया गया, तो वहां की विशेष परिस्थितियां थी, इस कारण से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियां साबित करनी होगी। अगली बात क्या कही कि आरक्षण का लाभ जब नियुक्ति के समय मिल रहा है तो प्रमोशन के समय, पदोन्नति के समय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में कही थी, इंदिरा साहनीवाद। और क्या कहा कि जो पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है इसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, और पिछड़े वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। क्या कहा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के समय क्रीमी लेयर वर्ग का क्या ध्यान रखा जाए, अर्थात क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या होगा, लागू होगा। ये सारी बातें कौन से वाद में कही थी, इंदिरा साहनीवाद। अब बात आई क्रीमी लेयर क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। अपन बात करें किसके बारे में, पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में, और पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था, क्रीमी लेयर वर्ग के संबंध में।
कौन से वर्ग के संबंध में? क्रीमी लेयर वर्ग के संबंध में। क्रीमी लेयर को हिंदी में कहते हैं मलाईदार परत। क्या कहते हैं भाई? मलाईदार परत। क्या कहते हैं? मलाईदार परत। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शब्द का प्रयोग, और क्रीमी लेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था V.R. कृष्ण अय्यर ने। किसने किया था? V.R. कृष्ण अय्यर ने क्रीमी लेयर जैसे शब्दों का क्या था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लेकिन क्रीमी लेयर की पहचान के लिए ध्यान से सुनिएगा, क्रीमी लेयर की पहचान हेतु, क्रीमी लेयर की पहचान हेतु एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का क्या किया गया? क्रीमी लेयर की पहचान हेतु एक समिति का गठन किया गया। क्रीमी लेयर की पहचान हेतु एक समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? रामानंदन मिश्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? रामानंदन मिश्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? रामानंदन मिश्र की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है क्रीमी लेयर की पहचान के लिए कि जो पिछड़ा वर्ग में जो भी शामिल होंगे उनको दो भागों में बांटा जाएगा, एक तो क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा उसको भले ही वो ओबीसी में हो लेकिन उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इंदिरा साहनीवाद ने क्या कहा? इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी में जो जो जातियां शामिल हैं उनको दो भागों में बांट दो, एक जो क्रीमी लेयर में और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर में। इसकी पहचान के लिए एक समिति का गठन कर दिया। किसकी अध्यक्षता में? रामानंदन मिश्र की अध्यक्षता में। और ऐसा कहा गया कि जो जो क्रीमी लेयर में शामिल होंगे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो जो क्रीमी लेयर में शामिल होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और जो क्रीमी लेयर में नहीं है उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब पहचान करने हेतु एक समिति बनाई गई और समिति के अध्यक्ष कौन थे? रामानंदन मिश्र। और रामानंदन मिश्र की अध्यक्षता में जो समिति बनी उन्होंने एक दायरा तय कर दिया कि कौन कौन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएगा और कौन कौन नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएगा। देखिए जरा, रामानंदन मिश्र ने कहा, उस समय वार्षिक आय अलग थी, ठीक है, वर्तमान की बात कर रहा हूं, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है। ये वर्तमान का दायरा है। वर्तमान का कितना है? 8 लाख। जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, भले ही वो पिछड़े वर्ग में शामिल हो लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कितनी आय तय कर दी गई? जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, भले ही वो पिछड़ी वर्ग की जातियों में शामिल हो लेकिन उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कौन से दायरे में आ रहे हैं? क्रीमी लेयर। यानी ये जो रहेंगे वो कौन से में रहेंगे? क्रीमी लेयर, यानी मलाईदार परत है। भाई साहब, आपको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप तो कौन सी परत में हैं? मलाईदार वाली परत में। बोलो कौन सी में? मलाईदार वाले परत में है। दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात इन्होंने क्या कही? दूसरी बात कही कि जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे संवैधानिक पदाधिकारी को कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या फिर राज्यपाल है, इनकी संतान को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वो कौन से वर्ग में हो, भले ही वो पिछड़े वर्ग में शामिल हो। तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि सेना में कर्नल एवं इनके समकक्ष अधिकारी, सेना में कर्नल और इनके समकक्ष अधिकारी जो हैं इनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और नंबर 4 पे आप ध्यान में रख सकते हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के, ग्रुप ए और ग्रुप बी के कैसे कर्मचारी? सरकारी अधिकारी। ग्रुप ए और ग्रुप बी के सरकारी अधिकारी जो हैं इनकी संतान को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे मलाईदार परत में, इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जिस परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, क्या उनको आरक्षण की आवश्यकता है? नहीं। लेकिन ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट सिर्फ कहां लागू होगा? ओबीसी में।
ये क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट कहां लागू होगा? ओबीसी में लागू। अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, ओबीसी में लागू होगा। इंदिरा साहनीवाद में क्या कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया वो संवैधानिक है, लेकिन इसमें किसका ध्यान रखा जाए? इसमें पिछड़े वर्ग के संदर्भ में दो भागों में बांट दे, क्रीमी लेयर और दूसरा कौन सा? नॉन क्रीमी लेयर। और इसी नॉन क्रीमी लेयर में जो लोग हैं उनको आरक्षण का फायदा मिलेगा और जो क्रीमी लेयर में हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात की संवैधानिक पदाधिकारी, राष्ट्रपति को क्या आवश्यकता है राष्ट्रपति की बेटे बेटी को आरक्षण की? न राष्ट्रपति को है, न राज्यपाल को है, न उपराष्ट्रपति, लेकिन ओबीसी से संबंधित, पिछड़े वर्ग से संबंधित है। जैसे एससी और एसटी से हैं तो उनको मिलेगा। जैसे रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आपके अनुसूचित जाति से आते हैं, इनको इनके बेटे बेटियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। वही अगर पिछड़े वर्ग से संबंधित होते तो इनके बेटे बेटियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेता। मैं कह रहा हूं ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट सिर्फ किन के लिए है? ओबीसी के लिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना। तीसरा देखिए, सेना में कर्नल एवं इनके समकक्ष अधिकारी, सेना में कर्नल एवं इनके समकक्ष, आपको पता होगा 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, ठीक है। और सेना में कर्नल और इनके समकक्ष जो अधिकारी रहेंगे, यानी उनके बराबर के लेवल के जो अधिकारी रहेंगे, उनके बेटे बेटियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और लास्ट क्या कहा कि ग्रुप ए, 4 ग्रुप होते हैं सरकारी नौकरियों में, ग्रुप ए और बी के जो सरकारी कर्मचारी जो ओबीसी वर्ग से संबंधित आ रहे हैं उनकी संतान को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन से वर्ग में शामिल होंगे? इस क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर का मतलब कौन सी परत? मलाईदार परत। क्लियर है बात? सुप्रीम कोर्ट के एक वाद में यह भी कहा गया था, जरनैल सिंह बनाम भारत संघ, जरनैल सिंह बनाम भारत संघ, जरनैल सिंह बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जरनैल सिंह बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि क्रीमी लेयर जैसा कंसेप्ट जो है ना, ये अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में भी लागू होना चाहिए। क्या कहा कि जरनैल सिंह बनाम भारत संघ वाद में क्या कहा कि क्रीमी लेयर सिद्धांत, क्रीमी लेयर सिद्धांत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, क्रीमी लेयर सिद्धांत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में भी लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। यह बात कौन से वाद में कही थी? जरनैल सिंह बनाम भारत संघ, लेकिन अभी तक लागू है नहीं। अभी ये क्रीमी लेयर वाला सिद्धांत जो है ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए लागू है? पिछड़ा वर्ग। ध्यान से सुनिएगा, क्रीमी लेयर सिद्धांत, क्रीमी लेयर सिद्धांत केवल ओबीसी वर्ग के लिए लागू है, ओबीसी वर्ग के लिए लागू है, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए लागू नहीं है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए लागू नहीं है, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए लागू नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये बात थोड़ा सा आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कौन सा? जरनैल सिंह बनाम भारत संघवाद, जिन्होंने क्या कहा था कि क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट बड़ा तगड़ा है भाई, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, भले वो कौन से वर्ग से संबंधित हो, उनकी संतान को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल ये किस में लागू हैं? ये सिर्फ और सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिए लागू हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लागू नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इंदिरा साहनीवाद में क्या कहा था कि आरक्षण का लाभ जब नियुक्ति के समय मिल रहा है, क्या कहा कि आरक्षण का लाभ भाई साहब जब नियुक्ति के समय मिल रहा है, किन के समय मिल रहा है? नियुक्ति के समय मिल रहा है, तो पदोन्नत के समय या जो प्रमोशन होगा उस समय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ जब नियुक्ति के समय मिल रहा है तो पदोन्नति के समय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा कह दिया था कौन से वाद में? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में। तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को जो आरक्षण का लाभ मिला हुआ था, वो आरक्षण का लाभ अब उन्हें नहीं मिला, अतः 1992 में उसे समाप्त हो गया। अब इनके लिए संविधान में क्या करना पड़ा? संशोधन करना पड़ा। वो संविधान में संशोधन कब किया गया, कैसे किया गया, वो थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट आपको वर्तमान में थोड़ा सा आरक्षण के संदर्भ में बात कर देता हूं, कितना क्या प्रतिशत आरक्षण है।
देखिए जरा, वर्तमान के आरक्षण की बात करें, वर्तमान में आरक्षण की बात करें तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि केंद्र में वर्तमान आरक्षण, केंद्र में वर्तमान आरक्षण, राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन केंद्र सरकार की कोई भी वैकेंसी आती है उसमें आरक्षण की क्या व्यवस्था है, ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार में वैकेंसी में आरक्षण की व्यवस्था में आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले अपन बात करेंगे किनकी, अन्य पिछड़ा वर्ग की, अन्य पिछड़ा वर्ग। और अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण है केंद्र में, 27%। दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत, 15%। तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जनजाति को कितने प्रतिशत हैं, 7.5% आरक्षण का लाभ है। कितने प्रतिशत है, 7.5% जो है ये आरक्षण का लाभ अनुसूचित जनजाति को मिला। आप कहेंगे ऐसा किस आधार पर तय किया गया, किस आधार तो होना चाहिए कि 15%, कोई आधार, ये जनसंख्या के आधार पर। देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 15% है, पिछड़े वर्ग की जनसंख्या लगभग 27% है, और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 7.5% है। राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, राज्यों में अलग अलग व्यवस्था, जैसे कुछ राज्यों में एससी का आरक्षण 18% है, एसटी का 12% है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। राज्य सरकार की सेवाओं से संबंधित केंद्र सरकार में वर्तमान में ये वाली व्यवस्था है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण पूरा डिटेल से पढ़ेंगे पदोन्नति में आरक्षण के संबंध। देखिए जरा, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि 1955 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया, आरक्षण प्रदान किया गया। बिल्कुल क्लियर रहेगा। 1950 में आपने पदोन्नति में आरक्षण का बात नहीं थी, 1955 में पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को जो है ये पदोन्नति में क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि इंदिरा साहनीवाद में 1992 में इंदिरा साहनीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने देखिए पदोन्नति पर आरक्षण की समाप्ति कर दी। इस सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को अवैध बताया, अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति को जो पदोन्नति में आरक्षण मिल रहा था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कब, 1992 में सुप्रीम कोर्ट के कौन से वाद, इंदिरा साहनी वाद में। अब इसके बाद में भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट होता है 77वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन। और 77वां संविधान संशोधन कब होता है, 1995 में। और इस 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा, आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, अनुच्छेद 16 मतलब 16(4)A जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को पदोन्नति में भी आरक्षण लाभ हो, पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 16(4)A। और आर्टिकल 16(4)A में क्या लिखा गया
कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण पदोन्नति में इंदिरा साहनीवाद में जिसको अवैध बताया था, अब संविधान में संशोधन करके पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया 16(4)A, और इस 16(4)A में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को पदोन्नति में क्या मिलेगा, आरक्षण का लाभ होगा। इसके बाद में भारतीय संविधान में एक और अमेंडमेंट हुआ, 85वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन। और 85वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये 2001 में क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि पदोन्नति में आरक्षण के समय, पदोन्नति में आरक्षण के समय, पदोन्नति में आरक्षण के समय, पदोन्नति में आरक्षण के समय वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा, वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा, वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए। आपको पता है कि जो पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया जाता है पदोन्नति में, वो आरक्षण नहीं है। पिछड़े वर्ग का जो प्रमोशन होता है वो किस आधार पर होता है, वरिष्ठता के आधार पर होता है। पिछड़े वर्ग और जनरल का जो पदोन्नति में अपन बात करते हैं, प्रमोशन जब भी होता है किसके आधार पर होता है, वरिष्ठता का आधार पर होता है। पहले जब आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया जिसमें सीधा लिख लिया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ होगा, लेकिन बाद में 85वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो आरक्षण का लाभ SC और ST वर्ग को मिलेगा पदोन्नति के समय, उसमें किसका ध्यान रखा जाए, वरिष्ठता का क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जहां से अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसके बाद आपको ध्यान में क्या रखना है, 77वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन दोनों ही किससे संबंधित हैं, पदोन्नति में आरक्षण से। एक में तो प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 16(4)A जोड़कर प्रावधान किया गया कि पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, और दूसरा 85वें अमेंडमेंट के द्वारा प्रावधान किया गया कि वरिष्ठता का क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है M नागराज बनाम भारत संघवाद, M नागराज बनाम भारत संघ, M नागराज बनाम भारत संघवाद। और इस M नागराज बनाम भारत संघवाद में 77 और 85, 77 एवं 85वें संविधान संशोधन, 77 एवं 85वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती दी गई। 77 एवं 85वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका में क्या दी गई, चुनौती दी गई। और कहा गया, चुनौती दी गई, और क्या कहा गया कि इंदिरा साहनीवाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, फिर इस वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ कैसे दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने M नागराज बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 77 और 85वां संविधान संशोधन, 77 एवं 85वां संविधान संशोधन क्या है, संविधान संशोधन संवैधानिक हैं, संवैधानिक हैं। 77वां एवं 85वां संविधान संशोधन क्या है, संवैधानिक है। और संवैधानिक होने का मतलब है कि ये जो आरक्षण दिया गया है पदोन्नति में, अर्थात आर्टिकल 16(4)A क्या है, सही है और संवैधानिक है, अर्थात अंतिम मोहर लगाने का काम कर दिया कौन से वाद में, M नागराज बनाम भारत संघवाद। और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनीवाद में तो क्या कहा था कि ओबीसी को आरक्षण, ये जो पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है ये सही नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी आरक्षण दिया है ना, ये जो अमेंडमेंट किया गया है 77 और नया आर्टिकल जोड़ा गया है, ये सही है, और पदोन्नति में जो आरक्षण दिया गया है वो संवैधानिक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है। और अभी हाल ही 2020 की बात करें, एक जरूर ध्यान में रखना है, हाल ही 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था, मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य, मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य, मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य, फरवरी 2020, फरवरी 2020। और इस मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है, पदोन्नति में जो आरक्षण दिया गया है, आरक्षण वो मौलिक अधिकार नहीं है, वह
मूल अधिकार नहीं होकर सरकार के द्वारा दिया गया या सरकार के द्वारा किया गया प्रावधान है, सरकार के द्वारा किया गया प्रावधान है, किया गया क्या है प्रावधान, यानी मौलिक अधिकार मानने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से वाद में? मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य। कब की बात कर रहा हूं मैं? फरवरी 2020। और क्या कहा कि ये जो आरक्षण दिया गया है, पदोन्नति में आरक्षण, ये मौलिक अधिकार अपन इसको नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इंदिरा साहनी वाद में क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पदोन्नति में आरक्षण सही नहीं है, क्योंकि आरक्षण का दोहरा लाभ नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अब वर्तमान में प्रश्न किस प्रकार का बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पदोन्नति में आरक्षण में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 16 तो सब पढ़ के जाएंगे, आप दूसरों की तुलना में बेहतर तभी करेंगे जब ये पदोन्नति और बैकलॉग में आरक्षण से संबंधित क्या प्रावधान है ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। देखिए जरा, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 1950 में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। पहली बार कब प्रावधान किया गया? 1955 में। कौन कौन से वर्ग को? अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को। कौन कौन से वर्ग को? अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को। अगला आपको ध्यान में रखना है 1992 में कौन सा वाद? इंदिरा साहनी वाद। इंदिरा साहनी वाद में पदोन्नति के आरक्षण को क्या कर दिया गया? अवैध बताया गया। फिर 1995 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 77वां संविधान संशोधन हुआ। 77वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और 77वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 16(4)A, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को क्या दिया गया? पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है पदोन्नति के आरक्षण के संदर्भ में अगला वर्ष ध्यान में रखना है 2001। 85वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और इसमें पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में क्या बातें कही गई? वरिष्ठता का ध्यान में रखा जाए। इसके बाद में 2006 में आपको ध्यान में रखना है एम नागराज बनाम भारत संघ। एम नागराज बनाम कौन सा संघ? भारत संघ। और इसमें कहा गया कि ये जो दोनों अमेंडमेंट हुए हैं कौन कौन से? 75 और 77 और 88 ये दोनों क्या हैं? संवैधानिक हैं। और अंत में आपको ध्यान में रखना है 2020 और 2020 में कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे? मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य। मुकेश कुमार बनाम कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य। और इस वाद में क्या कहा कि जो पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है वो संवैधानिक तो होगा लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, ये सरकार के द्वारा प्रदत्त अधिकार अपन कह सकते हैं, प्रावधान हो सकता है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। अब एक और आपको ध्यान में रखना है आरक्षण के संदर्भ में, अगला आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 16(4)B। ठीक है, और 16(4)B का संबंध किससे है? तो आपको हेडिंग लगा के ध्यान में रखना है बैकलॉग में आरक्षण। किस में आरक्षण? बैकलॉग में आरक्षण। देखिए जरा, सबसे पहले तो अपन समझते हैं बैकलॉग होता क्या है। बैकलॉग में आरक्षण की बात करने से पहले बैकलॉग को समझना बेहद आवश्यक होता है। और बैकलॉग का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। ये कोई भी सरकारी नौकरी की कोई वैकेंसी निकली है और मान लेते हैं इसमें टोटल 100 सीट थी। कितनी सीट थी? 100 थी, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये आपकी ओबीसी पिछड़ा वर्ग और ये आपके जनरल। ठीक है, अब सीटों का आवंटन आप सभी को पता ही होगा कि 100 में से मान लेते हैं 15 सीटें इनकी थी, 8 सीटें इनकी थी, 27 सीटें इनकी थी और बाकी की सीटें किनकी थी? इनकी थी जनरल वर्ग की। अब जैसे ही एग्जाम हुए तो एग्जाम के बाद जब परिणाम आया तो परिणाम में ऐसा हुआ कि दायरा तय कर दिया गया कि किसी भी कैंडिडेट को इस परीक्षा में पास होना है, न्यूनतम 40% अंक लाने अनिवार्य होंगे। ध्यान से सुनिएगा, बैकलॉग होता क्या उसको ध्यान से समझिएगा। कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है? 40%। और जैसे ही परिणाम आया तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और जनरल। और क्या हुआ? अनुसूचित जाति की जो 15 सीटें थी इनमें से मात्र और मात्र कितने कैंडिडेट मिले? 8 कैंडिडेट मिले। एसटी की 8 सीटें थी, इनमें से 3 कैंडिडेट मिले। ओबीसी की 27 थी, ये 27 की 27 पूरी भर गई और जनरल की पूरी भर गई। कितनी सीटें खाली रह गई? इन 15 में से 8 गए, 7 सीटें तो किन की खाली रह गई? एससी की खाली रह गई। कितनी सीटें खाली रह गई? 7 सीटें तो भाई साहब एससी की खाली रह गई। और कितनी? 5 सीटें किन की खाली रह गई? एसटी की खाली रह गई। आगामी वर्ष फिर से वैकेंसी आई उसी से संबंधित, और आगामी जो वैकेंसी आई तो फिर से 100 सीटें थी
और फिर से 100 सीटों में प्रावधान इसी प्रकार से था। किस प्रकार से, ध्यान से सुनेगा। आगामी भर्ती आई और आगामी भर्ती में भी इसी प्रकार से प्रावधान था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये ओबीसी और ये जनरल। अब देखिए जरा, इसमें क्या प्रावधान था कि फिर से सीटें इतनी थी और इतना ही यहाँ पर तय करा गया था, 15, 8, 27 और कितने बाकी के इसमें। अब ये जो सीटें बची है ना, कितनी सीटें बची हैं, 7, ये किस में जुड़ जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी। ये 5 किस में बची हैं, ये किस में जुड़ जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी। तो 15 और 7 कुल कितने हो गए, 22 सीटें इस बार एससी की होगी, और ये 8 और 5 13 हो गए, तो ये होगी। इसको क्या बोलते हैं, बैकलॉग। पुरानी किसी वैकेंसी में, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखिएगा ना, मजा आएगा पढ़ने का भी, है ना। थोड़ा सा क्या करिएगा, अलग हटके पढ़िएगा, अलग सोच के पढ़िएगा, तभी अपन दूसरों की तुलना में बेहतर कर पाएंगे। अपन पढ़े जा रहे हैं बैकलॉग में आरक्षण, लेकिन पता ही नहीं बैकलॉग होता क्या है। पुरानी वैकेंसी में कोई सीटें खाली रही है किसी वर्ग से संबंधित, और नई वैकेंसी जब आएगी तो नई वैकेंसी में क्या होगा, नई वैकेंसी में इस पुरानी सीटों को जब इसमें जोड़ा जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, बैकलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बैकलॉग बोला जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। बैकलॉग का मतलब क्या है, तो लिख लेते हैं। बैकलॉग का मतलब पुरानी वैकेंसी में, सामान्य तो ध्यान ही रखिएगा ना, पुरानी वैकेंसी में कोई सीटें खाली रह गई थी और नई वैकेंसी में जब इन सीटों को जोड़ा जाता है तो उसको बैकलॉग कहा जाता है। अब बैकलॉग में आरक्षण के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, बैकलॉग में आरक्षण के संदर्भ में 81वां संविधान संशोधन किया गया। 81वां संविधान संशोधन, और 81वां संविधान संशोधन हुआ था 2000 में। 81वां संविधान संशोधन किया गया। 81वां संविधान संशोधन कब किया गया, सन 2000 में किया गया। और 81वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4)B। कौन सा जोड़ा गया, 16(4)B जोड़ा गया। और 16(4)B में जोड़ के क्या कहा गया कि बैकलॉग में आरक्षण के समय, बैकलॉग में आरक्षण के समय अगर आरक्षण की सीमा, अगर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो, 50% से अधिक हो, अगर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो तो इसे 50% से अधिक की उल्लंघनता नहीं माना जाएगा। 50% की उल्लंघनता नहीं माना जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने, ये बात जो है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी गई, 16(4) है। क्या कहा कि बैकलॉग में आरक्षण देते समय भी पुरानी सीटें खाली थी उसकी नहीं जोड़ रहे हैं, और उसे अगर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो रही है तो उसे आरक्षण या संविधान का उल्लंघनता नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंदिरा साहनीवाद में कहा था ना कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना है कि अगर आरक्षण देते समय, बैकलॉग में आरक्षण देते समय अगर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाए तो इसे संविधान की उल्लंघनता नहीं माना जाएगा। तो किसकी उल्लंघनता नहीं माना जाएगा, संविधान की उल्लंघनता नहीं माना जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा, बैकलॉग में आरक्षण से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में, 16(4)B में। बैकलॉग में आरक्षण से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, 16(4)B में। और आर्टिकल 16(4)B कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 16(4)B 81वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अपन आरक्षण पढ़ रहे हैं और आरक्षण आज की क्लास में खत्म नहीं होने वाला है, बहुत डिटेल में अपन जान रहे हैं एक एक चीज के बारे में। देखिएगा जरा, आर्टिकल 16(4) में क्या प्रावधान, एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूं, उसके बाद अपन बात करेंगे आर्टिकल 16(5) और आर्टिकल 16(6) के संदर्भ में। सबसे पहले बात करें आरक्षण के संदर्भ में, तो आर्टिकल 16(4) में लिखा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण उपलब्ध करवाएगा जिनका सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। एससी और एसटी को तो आरक्षण मिल चुका था। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1953 में जो है काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था कि पहचान करे कौन कौन से में पिछड़े वर्ग में शामिल रखे और कौन कौन से शामिल नहीं रखे। पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए आयोग का गठन किया गया। इसके बाद 1979 में बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसे अपन कहते हैं बिदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। कौन सा आयोग, बिदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग का गठन किया गया। लेकिन 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, जब देश के प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा 27% आरक्षण उपलब्ध करवाया गया।
इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है इंदिरा साहनीवाद। 1991 में आप ध्यान में रख सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण प्रदान किया गया था, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। और इसके बाद इंदिरा साहनीवाद, जिसे मंडलवाद के नाम से जानते हैं, ये आरक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण वाद था इंदिरा साहनी। 5 बातें आपको ध्यान में रखनी। ओबीसी को आरक्षण संवैधानिक है, पिछड़े वर्ग को जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है वो असंवैधानिक है, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, अगर आरक्षण का लाभ नियुक्ति के समय मिल रहा है तो पदोन्नति में नहीं मिलेगा, और आरक्षण में पिछड़े वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। अब क्रीमी लेयर का सिद्धांत, क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार परत, और इसकी पहचान के लिए रामानंदन मिश्र की अध्यक्षता में समिति का गठन किया, जिन्होंने 4-5 दायरे तय करे, जिनमें कहा गया कि जिनकी आय वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, ये वर्तमान की बता रहा हूं, पहले उसमें 1.5 लाख ही थी, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वो ओबीसी वर्ग से संबंधित हो। दूसरी कहा कि सेना में कर्नल और इनके समकक्ष जो अधिकारी हैं इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ग्रुप ए और बी के सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और संवैधानिक पदाधिकारियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये केवल किस में लागू है? केवल और केवल ओबीसी में लागू है, एससी और एसटी के लिए ये लागू नहीं है। जर्नैल सिंह बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, इनको अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में भी क्या किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक है नहीं। क्रीमी लेयर सिद्धांत केवल और केवल किस में है? पिछड़े वर्ग से संबंधित। आप जब वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं और आप में से जो भाई बहन पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी में आ रहे हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा, वहां पर आपके विकल्प आता है कि आप किस में शामिल हैं, क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर। अपन क्या भरते हैं कि जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है उनको क्या भरते हैं अपन? नॉन क्रीमी लेयर में भरते हैं, ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। अब बात आई आर्टिकल 16(4)(a). 16(4)(a) 77वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और 77वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1995 में। आर्टिकल 16(4)(a) में लिखा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद 85वां अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देते समय वरिष्ठता का क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाएगा। इन दोनों को चुनौती दी गई न्यायपालिका में एम नागराज बनाम भारत संघवाद में, लेकिन दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? संवैधानिक माना। इसके बाद बात करते हैं किसकी? मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य। बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, ध्यान में रखिएगा, 2020 का, जिसमें कहा कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, यह सरकार के द्वारा किया गया एक प्रावधान है। अंत में आपको ध्यान में रखना आर्टिकल 16(4)(b) जो बैकलॉग में आरक्षण से संबंधित बात करता है। 81वें संविधान संशोधन 81वें संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा गया, और इसमें प्रावधान किया गया है कि बैकलॉग में आरक्षण देते समय अगर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाए तो इसे संविधान की उल्लंघनता नहीं माना जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक बाकी है कौन सा? आर्टिकल 16(5) और 16(6). 16(5) और 16(6) में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, धन्यवाद।